डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वॉल्टर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट फ्लोरिडा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताना चाहूँगा। बचपन से ही मुझे शौक था पुलिस में भर्ती होने का। इसीलिए जब मेरे साथी ग्राउंड में खेला करते थे, उस समय मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस किया करता था। बचपन से ही मैं ये ठान चुका था कि मैं पुलिस में भर्ती ही हो जाऊँगा। इसका एक कारण भी था। मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी थी। किसी ने उनका कत्ल कर दिया था और वो केस कभी सुलझ ही नहीं पाया। बचपन में मेरे साथ भी कोई ऐसी घटना हुई थी जो अब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ पड़ोसी मुझे बताया करते थे। घर में कोई चोर घुसा था जिसने मेरे माँ बाप को मारा, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। उसके बाद से ही मैंने ठान लिया था, मैं किसी भी क्रिमिनल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा और दुनिया का सबसे सख्त पुलिस वाला कहलाऊंगा। मेरी आंखों के सामने अगर कोई मुजरिम आ गया तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। यही थी मेरे अंदर की मोटिवेशन। इसीलिए जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते, उस समय मैं ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर रहा होता। मैंने अपना शरीर गठीला बनाना शुरू कर दिया था। ये घटना तब की है जब मैं 8 साल का था। मैंने ठान लिया था मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और मैं एक्सरसाइज में इतना डूब जाता कि हमेशा भविष्य की सोचता रहता। शरीर मेरा इतना तगड़ा था कि स्कूल में मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत कोई नहीं किया करता था। शायद इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन पाया था। मैं थोड़ा थोड़ा हिंसक हो जाता था। जब भी मिलकर कोई मुझे पीटने के लिए आता, मैं हर एक की पिटाई करता और उसके बाद बदला भी लेता। जब वो अकेले होते तो मैं अकेले में भी उन सब की पिटाई करता। दहशत हुआ करती थी स्कूल में मेरी। मैं इस तरह से हिंसक कैसे बनता गया? शायद बचपन की वो घटना आपके अंदर घर कर जाती है, जिस कारण मैं ऐसा बन गया। गठीला शरीर और तेज दिमाग। धीरे धीरे मैं कॉलेज में पहुंचा और हालात वही। वहां पर भी मुझसे कोई झगड़ता नहीं था, और मुझसे अगर कोई झगड़ा कर भी लेता तो मुझे पागल कहकर वो कॉलेज छोड़कर भाग जाता। मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था और 4 घंटे एक्सरसाइज किया करता था। हर शाम मैं एक्सरसाइज करता रहता, जैसे मैं तैयारी कर रहा था भविष्य की। और उसके बाद जब मैं पुलिस में भर्ती हो भी गया, जैसे मैंने कुछ अचीव नहीं किया था। अभी तो शुरुआत हुई थी। मुजरिमों का काल आने वाला था। लेकिन पुलिस में भर्ती होने के बाद आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं भी उन नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन मुझे मौत से ज़रा भी डर नहीं लगा करता था। कुछ तो था मुझ में कि कोई सामने बंदूक लेकर भी खड़ा हो, मैं बिल्कुल छाती चौड़ी करके सामने खड़ा हो जाता था और उसकी नज़रें अपने आप झुक जाया करती थी। इसीलिए मेरा प्रमोशन होता चला गया और मैं नए नए शहरों में जाता गया। मुझे सबसे सख्त पुलिस वाला कहा जाने लगा, जो ऐसे ऐसे केस सुलझा लेता है जो किसी के समझ में नहीं आते। लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा नर्म पड़ने लगा था। मैं जानने लगा था छोटे जुर्म करने वालों को मौत के घाट उतारा नहीं जा सकता। कुछ लोग जो मजबूरी में चोरी कर लेते थे, उन्हें मारा थोड़ी ना जा सकता है। उन्हें थोड़ी सज़ा दी जाती है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। उनसे हुई गलती जैसे सारी उम्र के लिए उनसे जुड़ जाती है। मुझे अब उन पर तरस आने लगा था। लेकिन ऐसे कातिल जो पागल होते हैं, लोगों को मज़े के लिए मारते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया करता था। मैं ढूंढा करता था ऐसा कोई केस जो मुझे भी मिल जाए और ऐसे कातिल को मैं पकड़वा पाऊं। अंदर से जैसे खुंदक थी। ये खुंदक थी अपने माँ बाप के कातिलों के लिए। इतने साल बाद मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था किसने मारा था मेरे माँ बाप को। मैं ये जानना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। कभी ना कभी ढूंढ तो पाऊंगा। मैं जानबूझकर फाइलों को खंगाला करता था। उस शहर में जाना चाहता था जहां मेरे माँ बाप को मारा गया था। 6 साल बाद वहां जाने का मौका मुझे मिल ही गया।
और मैं उस पुलिस स्टेशन में पहुंचकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे जिंदगी का असली काम तो मैं यहाँ कर पाऊंगा। पुरानी से पुरानी फाइल्स को मैं खंगाल सकता था क्योंकि मेरी प्रमोशन हो चुकी थी। मैं यहाँ बड़ा पुलिस वाला बनकर आया था और इसके बाद मैं फाइल्स को ढूंढता गया। अपने माँ बाप की उस फाइल को ढूंढना चाहता था जिसमें कातिल आज तक पकड़ा ही नहीं जा सका। शायद मौका मिल जाए, वो आज भी जिंदा हो। मैं चाहता हूँ भगवान ने उसे मारा ना हो, वो आज भी जिंदा हो ताकि मैं अपने हाथों से उसे मार पाऊँ। 2 महीने तक वहाँ पर मैं काम करता रहा और जब भी शाम हो जाती, बाकी पुलिस वाले बाहर होते, मैं वहाँ लाइब्रेरी में पहुँच जाता। उसके पीछे वो बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे जिसमें पुरानी फाइल्स पड़ी थी। यहाँ कंप्यूटर में भी पुरानी फाइल्स नहीं रखी गई थी, उन्हें अभी डिजिटाइज करना था। तो एक एक करके मैं उन्हें खंगालता गया। उस साल की फाइल मेरे हाथ लग गई जिसमें मेरे माँ बाप का कत्ल किया गया था। उससे मिट्टी हटाते ही आंखों से आंसू आ गए थे। पुरानी तस्वीरें थी मेरे माँ बाप की, उनकी लाशें किस तरह से घर में पड़ी हुई थी और मैं पढ़ना चाहता था आखिर उस दिन हुआ क्या था। एक बच्चे को किसी ने बताया ही नहीं। उस दिन घर में कुछ बहुत अजीब हुआ था। एक ऐसा किडनैपर जो मुझे किडनैप करना चाहता था, उसने मुझे उठाया, मुझे एक ऐसे घर में रखा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और वो घर भी इसी शहर के अंदर था। वहाँ 4 दिन तक मुझे किडनैप करके रखा गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, मेरे मुंह पर पट्टी बांधी गई और उसके बाद मेरे माँ बाप किसी तरह से वहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस वालों से पहले वो वहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि वो हर घर में जा रहे थे, शहर के हर घर में मुझे ढूंढ रहे थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे, क्या हुआ वहाँ पर ये पुलिस वाले भी नहीं जानते, लेकिन मेरे माँ बाप को उस कातिल ने मार दिया था, जिसके बाद वो कातिल भी वहाँ पर मारा गया था। मेरे माँ बाप ने शायद उसे मौत के घाट उतार दिया था, उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन पुलिस ये समझ ही नहीं पा रही थी कैसे हुआ ये। अगर तो उस कातिल ने मेरे माँ बाप को मारा तो उस कातिल को किसने मारा, और अगर उस कातिल को मेरे माँ बाप ने मारा तो मेरे माँ बाप को किसने मारा। पुलिस को मैं उसी तरह पट्टियों में बंधा हुआ मिला था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर पट्टी बंधी थी और मुझे एक शौक सा लगा था। उसके बाद पूरी तरह से इस बात को छिपाया ही गया। ये माना गया कि कातिल शायद बच गया, कोई और था जिसने मुझे किडनैप किया था और मेरे माँ बाप को मारा था। लेकिन कई पुलिस वाले ये कहते हैं कि वही कातिल था, उसकी तस्वीरें उस घर में लगी हुई थी जहां मुझे 4 दिन तक रखा गया था। मेरे किडनैपिंग से पहले 4 और बच्चों की किडनैपिंग भी की गई थी और वो बच्चे भी मरे हुए पाए गए थे। ये एक सीरियल किलर जैसा था। कई लोग मानते हैं वो कातिल मारा गया, उसके बाद वैसे कत्ल दोबारा नहीं हुए। कई मानते हैं वो कातिल अब भी बाहर जिंदा घूम रहा है। इस फाइल को पढ़ते ही मैं रोना शुरू हो गया था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन याद आ गए थे मेरे माँ बाप। वो शौक के कारण मैं सब कुछ जैसे भूल सा गया था, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। मुझे वहाँ उस कुर्सी से निकाला गया था, बुरी तरह से बांधा गया था और उसके बाद एक पुलिस वाले ने मेरा लालन पालन किया, मेरे सारे खर्चे उठाए और शायद इसीलिए उसने मुझे पुलिस वाला भी बनवाया। वही मुझे इस तरह ट्रेनिंग दिया करता था। मुझे जैसे सब कुछ याद आ रहा था। एक बच्चे से कितना बड़ा हो गया था, लेकिन अब भी यहाँ ज़मीन पर लेटकर रो रहा था। वो याद आज भी मेरे पास थी। उस रात मैं पुलिस स्टेशन में ही रहा था और रोता ही रहा था। अगली सुबह वहाँ सब पुलिस वाले आ चुके थे, लेकिन भगदड़ मच गई जब एक खबर सामने आई। एक बच्चा किडनैप हो चुका था। उसे किसी वैन में किडनैप किया गया था और वो वैन भी नीले रंग की थी। इस शहर में ऐसी नीले रंग की वैन देखी ही नहीं जाती और वो वैन किसी सिक्योरिटी कैमरे में भी नहीं आई। उस बच्चे के माँ बाप ने बताया कि वो बच्चा किडनैप हो चुका है और उसके बाद पुलिस वालों को उस बच्चे को ढूंढना था। पूरा दिन हमने लगा दिया, जैसे ये मेरे लिए पर्सनल केस था। मैं उस बच्चे को ढूंढना चाहता था। मैं उसमें खुद को इमेजिन कर रहा था।
पूरा दिन ढूंढते रहे और रात को हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे के पूरे शहर को फिर से हिलाकर रख दिया था। बच्चे की लाश मिली थी और मैं देख सकता था उसके शरीर पर निशान बनाए गए थे। मैं उस फाइल की घटना को याद कर रहा था। उस फाइल में भी इसी तरह 4 बच्चों को मारा गया था। शरीर पर निशान बनाए गए थे, अजीब से जादू जैसे निशान, और ये बच्चा भी वैसे ही मारा गया। उसके माँ बाप वहाँ रो रहे थे और मुझे संकेत मिल चुके थे। हो सकता है ये वही कातिल हो। मुझे गुस्से के भाव भी आ रहे थे और नर्म दिली के भाव भी आ रहे थे उस बच्चे की लाश पर। पुलिस वालों ने छानबीन शुरू कर दी। नीली वैन को ढूंढा जाना शुरू हो गया। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी। वो वैन शहर से बाहर तो गई नहीं थी, होनी तो यहीं पर चाहिए, लेकिन ऐसी नीली वैन दिख ही नहीं रही थी। लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू हो गए थे हम। लोगों के गैरेज चेक किए जा रहे थे। ऐसी नीली वैन को ढूंढने के लिए हमें कितना समय लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनल तौर पर इस केस को सुलझाना चाहता था। इसके 2 दिन बाद फिर से सुबह सुबह हमें खबर मिली, एक और बच्चा अगवा कर लिया गया था। नीले रंग की वैन स्कूल के बाहर देखी गई, जिसके बाद बच्चे भागने लगे, लेकिन एक बच्चा घर पहुंचा ही नहीं। ये खबर पूरे शहर में बुरी तरह से फैल गई थी और डर का माहौल था। वो बच्चा हमें शाम तक ढूंढना था, क्योंकि शाम तक शायद उसकी लाश ही मिलती। पूरा दिन हम ढूंढते रहे, ना तो वो वैन मिली ना वो बच्चा। हम जैसे हर घर में जाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इस शहर में घर बहुत ज़्यादा थे, गैरेज भी बहुत ज़्यादा थे। नीले रंग की वैन दिखी ही नहीं थी हमें। किसी सीसीटीवी कैमरे में वो नीले रंग की वैन आई ही नहीं थी। इसके बाद शाम के वक्त वैसा ही हुआ जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। लाश मिली उस बच्चे की, एक पॉलीथीन में लिपटी हुई। छाती पर उसके निशान थे, लेकिन उसकी मौत किस कारण हुई थी किसी को समझ में नहीं आया। जैसे उसका दिल काम करना बंद कर गया था। अचानक शायद वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई और वो मारा गया। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे और ऐसे ही आंसू मेरे एक साथी डिटेक्टिव स्मिथ की आंखों से भी निकल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आखिर आप यहाँ कब से हैं? उन्होंने कहा, वो पिछले 25 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। 25 सालों से उन्होंने बहुत कोशिश की उस पुराने कातिल को ढूंढने की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। आज भी वो इन कत्ल को देखकर पुरानी यादों को जैसे ताज़ा कर रहे हैं। वो केस मिस्टर स्मिथ के पास ही था। इस केस में भी मिस्टर स्मिथ को मेरा साथी बनाया गया था और मैं उनसे पूछ सकता था उस केस की इस केस से क्या समानता है। स्मिथ मुझे सब कुछ बता रहे थे। वो रिटायर होने के बहुत करीब थे और इस केस को अपना आखिरी केस समझ रहे थे और चाहते थे वो इसे सुलझा लें, उस कातिल को भयानक सजा मिले। हम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मैं किसी भी पुलिस वाले को घर जाने नहीं देना चाहता था। मैं उनसे कह रहा था, हो सकता है आने वाले दिनों में किसी और बच्चे का भी अपहरण हो जाए। और इस तरह से 4 बच्चे पहले मारे गए थे। हमें शक है 4 बच्चे अभी मारे जाएंगे। 2 बच्चों का कत्ल हो चुका है और हमें ढूंढने हैं वो 2 बच्चे जिनका कत्ल शायद हो सकता है। वहाँ मिस्टर स्मिथ को मैं अपने कमरे में ले गया था और उनसे स्केच बनवा रहा था। आखिर पिछली बार किस तरह के लोगों पर उन्हें शक था? क्या वो लोग अब भी बाहर घूम रहे हैं? मिस्टर स्मिथ बहुत अच्छे थे, हर जानकारी मुझे देते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च अपने घर में रखी हुई थी। वो बड़ी सी फाइल जिसे वो बहुत साल पहले, वो जब पहला केस हुआ था, जब मैं जिंदा बचा था, उसे वो सुलझा रहे थे, तब उन्होंने ये फाइल बनाई थी। मैं पहुंचा सीधा उनके घर। बड़ी सी फाइल थी वो, उसमें ढेर सारी तस्वीरें थी जिन पर मिस्टर स्मिथ को शक था। इसके बाद मिस्टर स्मिथ ने एक चीज़ बताई। उस समय भी कुछ लोग कह तो रहे थे कि वैन में अपहरण हो रहा है, लेकिन हमने कभी उस समय वैन ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। बहुत कम लोगों के पास वैन थी उस समय, और हमने जितने भी वैन वाले थे उन सबसे पूछा था। तब भी नीले रंग की वैन की बात चल रही थी, लेकिन नीले रंग की वैन तो किसी भी शोरूम से निकली ही नहीं थी इस इलाके में। इसीलिए हमने वैन को ढूंढना बंद कर दिया था। फिर से वो नीले रंग की वैन में ही कातिल अपहरण कर रहा है।
मैं उस फाइल को देख रहा था। ढेर सारी तस्वीरें थी उसमें। कई लोगों पर शक था और उन लोगों से दोबारा पूछताछ करनी थी, उनके गैरेज चेक करने थे। और उस फाइल में जितनी तस्वीरें थी, जितने एड्रेस थे, हर एक एड्रेस को रात के समय खंगालने की ठानी थी मैंने। पूरी रात अलग अलग घर में जा रहा था। पुलिस का बैज होने का एक फ़ायदा है, लोगों को आपकी बात सुननी ही पड़ती है। भले ही आप आधी रात को उस दरवाजे को खटखटाएं, उन्हें खोलना ही पड़ता है। ये बात बहुत साल पुरानी थी, इसीलिए पहले 2 लोग जिनके घरों पर हम पहुंचे थे उनकी तो मौत भी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद कई ऐसे लोग जिन पर शक था वो आज भी जिंदा थे। कुछ बहुत गरीब तो कुछ बहुत अमीर। गरीबों के घर पर छापा मारना आसान होता है, अमीरों के घर पर छापा मारना बहुत मुश्किल भरा होता है। वो ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं जो हमें घर के अंदर घुसने ना दे। एक तो वहाँ बड़े पॉलिटिशियन को जानता था और मैं उसके घर में भी तलाशी लेना चाहता था। वो अड़ गया। उसने कहा, मैं इस दरवाजे को पार नहीं कर सकता। मैं भी उस दरवाजे के पार जाना चाहता था, लेकिन मेरे सीनियर का फ़ोन जब मुझे आया मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब उस पर मुझे ज़्यादा शक होने लगा था। क्या काम करता है वो, कहाँ रहता है, कितने घर हैं उसके, हर चीज़ मुझे चाहिए। मैंने पुलिस वाले उसके पीछे लगा दिए थे। उसका नाम था मार्टिन। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके पास कई गाड़ियाँ थी। गाड़ियाँ बदलने का शौक़ उसे बहुत ज़्यादा था। और एक ख़ास चीज़ जिससे मेरी आंखें चमक गई वो था, वो गाड़ियों को मॉडिफाई बहुत जल्दी करवाया करता था। हर महीने गाड़ी का रंग बदलवा लिया करता था। हो सकता है ये कातिल हो, यही अपनी किसी वैन का रंग बदलवा कर कत्ल करना शुरू कर देता हो। मैंने 2 पुलिस वाले उसके घर के बाहर लगा दिए थे। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, हगता मूतता कब है, हर चीज़ की डिटेल उन्हें नोट करने के लिए कहा था मैंने। डिटेक्टिव स्मिथ ने मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने मुझे कहा, पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा शक हुआ था। उस समय भी ये बहुत अमीर हुआ करता था। उस समय भी शक के कारण इससे पूछताछ तो करनी थी, लेकिन इसने अपनी पहचान लगाई और ये बच गया। ये शहर छोड़कर ही उसके बाद 6 महीनों के लिए चला गया था। इसके बाद केस को बंद ही कर दिया गया था। अब मुझे उस बिजनेसमैन पर सबसे ज़्यादा शक होने लगा था और मेरा साथ दे रहे थे डिटेक्टिव स्मिथ। लेकिन 2 दिन तक उसके घर के आसपास हमने उन पुलिस वालों को रखा था। तीसरे दिन बच्चे का अपहरण हो गया। वहाँ वो बिजनेसमैन अपने घर में ही था। उसके घर से कोई गाड़ी बाहर नहीं निकली। उसने जहाँ जहाँ फ़ोन किया हमने वो भी ट्रेस किया था, लेकिन बच्चे का अपहरण सुबह के वक्त ही हो गया और मैं अपना सर खुजाने लगा था। ये कैसे हो गया? मुझे उस पर शक था, लेकिन वो कातिल नहीं था, ये कोई और था। तीसरे बच्चे का अपहरण हो गया और सुबह के वक्त के बाद हमने नाकाबंदी कर ली। कोई गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने ये भी चेक किया कि कौन कौन से इलाकों से बच्चे गायब हो रहे थे। स्कूल के आसपास से एक बच्चा नॉर्थ साइड से गायब हुआ था, तो एक साउथ साइड से, एक ईस्ट से अब जाकर गायब हुआ था और मैं सर दीवारों पर मार रहा था। कोई कड़ी जुड़ नहीं रही थी, कोई सबूत मिल नहीं रहा था। जहाँ पर भी लाश पाई जाती वहाँ और कोई सबूत नहीं मिलता, सिर्फ वो पॉलीथिन। इस बच्चे को अब पॉलीथिन में मैं मरने नहीं दूंगा। सुबह से शाम तक हमने नाकाबंदी की। हर जगह पुलिस वाले ही खड़े थे। मैंने कहा, लाश जहां मिली उस इलाके का पुलिस वाला सीधा सस्पेंड होगा। अगर वो कातिल लाश फेंकने आया है, सड़क पर फेंक कर जाएगा, तो उस समय उसे पकड़ना है, जाने नहीं देना है। और सारे पुलिस वाले बाहर थे। यकीन कीजिए, शाम के वक्त बच्चे की लाश कहाँ पर मिली होगी? पुलिस स्टेशन के अंदर। जब मैं पुलिस स्टेशन गया था मैं थर थर कांप गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर उस लाश को देखकर मैंने फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए। मेरी ज़बान कांप रही थी। डिटेक्टिव स्मिथ भी वहाँ पर पहुँच गए थे और बाकी पुलिस वाले भी वहाँ पर। वो पुलिस स्टेशन के अंदर आकर हमें चुनौती देकर चला गया। लाश यहाँ पर फेंक कर चला गया। 3 कत्ल उसने कर दिए थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। ना कोई पैरों के निशान, ना कोई छोटा मोटा सबूत। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया था। उस कमरे में कोई नहीं आया। अपने आप सीसीटीवी कैमरे जैसे बंद हो गए। किसी ने पूरी लाइट ही कट कर दी थी। बाहर से लाइट कट की होगी और उस तरफ तो कोई कैमरा नहीं लगाया गया।
मैं अपने कमरे में रो भी रहा था, गुस्से में भी आ रहा था और चीज़ें भी तोड़ रहा था। मुझे किसी ने नहीं रोका। वो जानते थे ये मेरे लिए एक पर्सनल केस है जिसे मैं सुलझाना चाहता हूँ और बच्चों के कत्ल होते जा रहे। अब मुझे लग रहा था कोई बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। ये कातिल इतना ज़्यादा शातिर है कि समझ में नहीं आ रहा है और पिछली बार भी इसने 4 कत्ल किए थे, लेकिन 5वां बच्चा यानी कि मैं किसी तरह से बच गया था। इस बार मैं उसे बचने नहीं देना चाहता। मैं उस कातिल को इस तरह बाहर खुला छोड़ नहीं सकता। कौन है वो? ये समझने के लिए मुझे बड़ा प्लान बनाना था और मैं स्मिथ के साथ मिलकर ये सोचता जा रहा था, करें तो क्या करें। हमने सबसे पहले तो ये देखना चाहा कि पिछली बार जब 4 बच्चे मारे गए थे उनमें समानता क्या थी। हमने ढेर सारी समानताएं निकाली थी, लेकिन एक समानता बहुत अजीब लगी थी। हर बच्चे के 90% आए थे, यानी कि 90 से 92% के बीच ही थे। और इस बार भी 3 बच्चे मारे गए थे, उनके भी एग्जाम्स में 90 से 92% ही आए थे, ना ज़्यादा ना कम। और एक और समानता थी, हर बच्चे का नाम एल से शुरू होता था। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही, इस बार भी कुछ ऐसा ही। लेकिन मैं ये भी कह रहा था मेरा नाम एल से नहीं शुरू होता, उसने मुझे भी किडनैप किया था। तो स्मिथ ने कहा किडनैप तो किया था, लेकिन तुम जिंदा बच गए थे। जो मारे गए हर एक का नाम एल से ही पड़ता था। इस बार भी 3 बच्चे मारे गए और हर किसी का नाम एल से ही पड़ता था। अब ये बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब हम कर क्या सकते थे। शहर में एल नाम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे, हर किसी पर हम नज़र रख नहीं सकते थे। लेकिन शहर का हर चौक चौराहा हमने बंद कर रखा था। कोई भी ऐसी नीले रंग की वैन दिखी तो बस गोलियों से भून देना है। हमने हर तरफ इश्तेहार लगा दिए थे, नीले रंग की वैन अगर किसी को दिखे उसे $1,00,000 मिलेंगे। लेकिन खबर कोई दे ही नहीं रहा था, क्योंकि किसी को मिल ही नहीं रही थी। समय बीतता जा रहा था और 2 दिन फिर से बीत गए। सुबह का इंतज़ार था, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़। क्या कोई बच्चा फिर से अगवा होगा? लेकिन इस बार प्लान भी हमारा तगड़ा था। शहर में एल नाम के बच्चे तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जितने भी बच्चे हैं अगर वो ऐसी GPS वाली घड़ी पहन लें तो। मैं और स्मिथ ने हर बच्चे को 2 दिन में मिल लिया था और हर किसी को GPS वाली घड़ी दे दी थी। उनके माँ बाप को कह दिया था उनका बच्चा तभी बचेगा अगर इस घड़ी को पहने रहेगा, वरना शहर में बच्चे गायब हो रहे हैं। कुछ तो अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं छोड़ रहे थे और कुछ स्कूल भेजने से डर नहीं रहे थे। इसी तरह सुबह की जब हमें खबर मिली थी एक बच्चा गायब हो चुका था और स्मिथ की आंखें चमकी थी। ये वो बच्चा है जिसको घड़ी दी गई थी, जल्दी से ट्रैक करना शुरू कर दो। वो बच्चा स्कूल सुबह पहुंचा ही नहीं था, घर से तो निकल गया था। उसने एक टैक्सी की थी और उस टैक्सी वाले से भी हमने बात की थी। उसे सीधा पुलिस स्टेशन ही ले आए थे। उससे तगड़े तरीके से पूछताछ की जा रही थी और उसने कहा मैंने स्कूल में छोड़ा, बच्चा स्कूल के अंदर पहुंचा नहीं, बाहर के CCTV कैमरे चल नहीं रहे। ये बात पूरी खास थी कि CCTV कैमरे जहां अपहरण होता वहां काम कर ही नहीं रहे होते। जैसे वो कातिल बड़ा प्लान बनाता जो हमसे भी एक कदम आगे होता। इस बार भी बच्चे को अगवा कर लिया गया था और GPS में ट्रैक हो ही नहीं रहा था। दोपहर तक उसकी ट्रैकिंग हो नहीं पाए। दोपहर के वक्त अचानक उसके GPS की रेंज आई। किसी जगह वो एक्टिवेट हुआ था। उस घड़ी को शायद पहले बंद कर दिया होगा, लेकिन अचानक वो घड़ी चली और कुछ समय बाद उसे बंद कर दिया गया। हमने ये तो पता लगा लिया था कि उस घड़ी को ऑन किया गया एक खास जगह से और हमें उस जगह पर पहुंचना था। शहर का कब्रिस्तान, वहाँ की लोकेशन आई थी और वहाँ कुल 25 पुलिस वाले थे जिसने कब्रिस्तान को घेर लिया था। आसपास के घरों में गन लेकर वो ढूंढ रहे थे उस बच्चे को। कोई भी अगर दरवाज़ा नहीं खोलता तो हम उस दरवाजे को तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाते। और यकीन कीजिए यहाँ एक घर किसका था? उस बड़े बिजनेसमैन का। मैं किसी और घर में खुद तलाशी नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस बिजनेसमैन के घर में मैं खुद जाना चाहता था।
उसने फ़ोन पहले ही करवा दिए जब उसे पता चला यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। हमें पॉलिटिशियन के फ़ोन आ रहे थे और मैंने कह दिया कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और उसके घर के सामने मैं खड़ा हो गया। उसने फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए। कुछ फ़ोन मेरे सीनियर को घुमा रहा था और मैंने उससे कह दिया फ़ोन में आज हाथ नहीं लगाने वाला। उसका दरवाज़ा लात से तोड़ दिया था मैंने और वो पीछे जा गिरा था। ये शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी आंखों में गुस्सा था। गुस्सा उससे ज़्यादा मेरी आंखों में था। उस पर सबसे ज़्यादा शक था मुझे। वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया जब उसने एक पॉलिटिशियन का फ़ोन मेरे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की, अपने हाथों से ज़मीन पर फेंक कर तोड़ा था और कहा था सबको ले डूबूंगा मैं, सबको जेल तक पहुंचा दूंगा। अगर आज एक सबूत मिल गया तो जितने फ़ोन आए हैं, भले ही वो मेरे सीनियर क्यों ना हो, हर किसी को जेल तक पहुंचाऊंगा मैं। सब शांत हो गए थे और वो भी शांत होकर सोफे पर बैठ गया। नज़रें झुका ली थी उसने। अब मैं चेक करने वाला था इस घर के अंदर। मैं खुद डिटेक्टिव स्मिथ के साथ घर की तलाशी ले रहा था। एक सबूत, कोई एक सबूत मुझे मिल जाए और उसके बाद तो मैं उसे पकड़वा ही दूंगा। मैं अलग अलग जगह पर जाता रहा। उस घर में कई गाड़ियां थी, कई अलग अलग रंग की गाड़ियां, और अचानक मेरी नज़र पड़ी सफ़ेद रंग की वैन पर। मेरी आंखें चमक सी गई। मैं हाथ में एक ब्लेड लेकर उसका पेंट उखाड़ रहा था। नीचे कौन सा पेंट है? नीचे कोई और पेंट नहीं था, उसे सिर्फ सफ़ेद पेंट ही किया गया था। मैं भागता हुआ उस बिजनेसमैन के पास आया। इस पर टेप चढ़ाते हो ना, इस पर नीले रंग की टेप चढ़ाते हो ना, कभी किसी को पता नहीं चलता। उसने कहा मैं क्यों करूँगा ये? मैं उससे गुस्से में पूछ रहा था बच्चा कहाँ है, बता दे बच्चा कहाँ है, वरना अभी इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे सर में डाल दूंगा। वो मान ही नहीं रहा था तो मैं और सबूत ढूंढने लग पड़ा। जैसे ही मैं गैरेज में पहुंचा, मुझे उसी सफ़ेद रंग की वैन के पास एक छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा मिला। एक वहाँ पर छोटी नुकीली चीज़ थी जिस पर खून लगा हुआ था। ये कटा हुआ कपड़ा एक बच्चे का था जिसकी मौत पहले हो चुकी थी। मैं इस कपड़े को पहचान सकता था, उस पर खून लगा था। वो छोटा सा नुकीला हिस्सा भी शायद इसी से छाती पर निशान बनाया जाता होगा। उसे पकड़कर मैंने बैग में डाल लिया और पुलिस वालों को कहा पकड़ो इसे जेल में डालकर इससे 3rd डिग्री के बाद ही पता चलेगा। उस बिजनेसमैन को पकड़कर सीधा ही लॉकअप में ले जाया गया और वहाँ उससे पूछताछ शुरू हो गई। शाम से पहले उससे हमें बच्चे को छुड़वाना था, लेकिन शाम तक वो कुछ बता ही नहीं रहा था। शाम को वही हुआ जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था। हमारे इस पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के ऊपर एक नीले रंग की वैन के बीच मरा हुआ बच्चा पाया गया। ये वही नीले रंग की वैन थी जो अब पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन हमने ढूंढने की कोशिश की ये किसके नाम वैन थी। ना तो उस पर चेसी नंबर था, ना इंजन नंबर। उसमें इंजन निकाला जा चुका था। कैसे इस वैन को यहाँ तक पहुँचाया गया? इसी में तो बच्चों का अपहरण हो रहा था और अब ये वैन बिल्कुल हाईवे के बीच में छोड़ दी गई और वहाँ किसी को नज़र तक नहीं आई। उसमें लाश भी छोड़ दी गई। हर तरफ बहुत ज़्यादा दहशत थी। हर कोई डरा हुआ था और मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे पता था इसके बाद और कत्ल होंगे, एक और अपहरण होगा। कैसे रोकें, कोई प्लान काम ही नहीं कर रहा। और अब तो डिटेक्टिव स्मिथ भी कह रहे थे पिछली बार भी 4 बच्चे थे जो एल के नाम वाले थे, लेकिन जो 5वां बच्चा था उसका नाम एल से नहीं था, जैसे कि तुम वाल्टर। अब किस नाम के बच्चे का अपहरण होगा हमें तो पता भी नहीं है। हम घड़ी भी नहीं लगा सकते। अब क्या करें? मैंने कह दिया 2 दिन तक यहाँ लॉकडाउन लगेगा। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और पुलिस वाले हर तरफ होने चाहिए। हमारे पास जितने पुलिस वाले हैं उन्हें हर तरफ लगा दो, कोई बच्चा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद डिटेक्टिव स्मिथ ने कहा ये तो हम कर देंगे, लेकिन एक बार उस कातिल की नज़र से सोच कर देखो। 2 दिन बाद अगर उसने किसी का अपहरण किया ही नहीं तो हम 2 दिन आगे तक लॉकडाउन लगा देंगे, और उस 2 दिनों में भी उसने कोई अपहरण ना किया तो फिर से 2 दिन लॉकडाउन लगाएंगे। कब तक ऐसा करते रहेंगे?
कभी तो ये बच्चे बाहर निकलेंगे ना, कभी तो शांति आएगी ना। और जब हर तरफ बच्चे बाहर निकलेंगे तब वो किसी को उठा लेगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? ये शब्द मेरे कानों में गूंजते जा रहे थे, क्या करेंगे हम, और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं नहीं जानता ये बिजनेसमैन, इसके घर में ये चीज़ें तो मिली हैं, मुझे लगता था ये कातिल है, शायद ये जानता हो कातिल कौन है। इसके बाद सीधा हम उस बिजनेसमैन के पास पहुंच गए। मैंने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। मैं सीधा कह रहा था, तुम मुझे सच बता दो वरना तुम्हारा सर गर्दन से अलग कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि बच्चे तो बच जाएंगे। वो भी माफ़ी मांग रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो चीज़ें घर में कैसे आ गई। मैं घर की रिकॉर्डिंग चेक करना चाहता था और घर में सीसीटीवी कैमरे 2 दिन से बंद थे। उसके घर में भी कोई सबूत नहीं मिला और एक सबूत मिला जो उसके खिलाफ था, लेकिन अगर वो लॉकअप में था तो बाहर वो वैन को कौन छोड़ गया जिसकी पहचान तक ना हुई। सब कुछ समझ से बाहर। इसके बाद स्मिथ ने एक ऐसा आइडिया दिया कि मैं उस पर अमल भी नहीं करना चाहता था। सबसे डरावना आइडिया, कोई पिता अपने बेटे को एक खतरे में कैसे डाल सकता है, ये सवाल मेरा स्मिथ से था। मैंने उससे कहा था जब वो कह रहा था 2 दिन लॉकडाउन लगेगा, कुछ ही बच्चे बाहर निकल पाएंगे और एक बच्चा जो खास तौर पर कहीं भी जा सकता है वो मेरा बेटा होगा। मैं अपने बेटे को वो जीपीएस वाली घड़ी पहना कर छोड़ूंगा, उसके आसपास पुलिस वाले भी नहीं होंगे। जब उसका अपहरण होगा तो हम कातिल को पकड़ लेंगे, उसके शरीर के अंदर वो जीपीएस लगाएंगे, कुछ भी हो जाए वो जीपीएस से बच नहीं सकता। मैं स्मिथ को मना कर रहा था, अगर गलती हो गई तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा, लेकिन स्मिथ कह रहे थे वो इतने सालों से इस कातिल को पकड़ना चाहते थे, जैसे पिछली बार भी हाथ से वो निकलता चला गया, इस बार भी 5वां कत्ल वो कर देगा और उसके बाद शायद गायब हो जाएगा। उसके बाद हमने लॉकडाउन लगा दिया, जैसा डिटेक्टिव स्मिथ ने कहा था वैसा ही हमने किया। सिर्फ उसका ही बच्चा बाहर घूम सकता था, एक साइकिल पर, हर तरफ नजरें थी उस पर। पुलिस वाले घरों के अंदर छिपे हुए थे, दीवारों के पीछे छिपे हुए थे। जिस भी गली में वो जा रहा था हर तरफ ट्रैकिंग की जा रही थी। वो जगह जहां पुलिस वाले नहीं थे उसके शरीर में 3 जीपीएस लगाए गए थे, उसके साइकिल में 2 जीपीएस लगाए गए थे। उसके शरीर को जैसे छोड़ा नहीं गया था, इंजेक्ट किए गए थे जीपीएस अंदर। गलती से भी एक जीपीएस बंद हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। हम उसे बचाना चाहते थे और कातिल को भी पकड़ना चाहते थे। उस सुबह वो गलियों में घूमना शुरू हो गया। स्कूल खोले गए थे और वो अकेला विद्यार्थी था जो स्कूल जा रहा था। वो उन गलियों से निकलता हुआ, उस सड़क से जाता हुआ, हमारी नज़रों के सामने से ट्रैक होता हुआ वो जाता जा रहा था। अचानक वो जंगल के पास वाले रास्ते से गुजरने लगा। हमें डर था यहाँ से वो गायब हो सकता है, लेकिन उस रास्ते से गुजरते हुए वहाँ पुलिस वाले नहीं लगाए गए थे। खाली मैदान में पुलिस वाले कैसे लगाए जा सकते हैं? बहुत दूर से दूरबीन भी काम नहीं करती और उस छोटे से रास्ते से गुजरकर उसे अकेला आना था। हम सिर्फ जीपीएस पर चेक कर सकते थे, लेकिन वहाँ वो साइकिल आगे बढ़ती गई, जीपीएस में ट्रैक होता गया और जैसे ही स्कूल के पास पुलिस वालों के पास वो ट्रैकिंग आई, हम हैरान थे। एक बंदर, एक बड़ा सा बंदर उस साइकिल को चलाकर आ रहा था। उस बच्चे को जैसे किसी ने उठा लिया था और एक ट्रेंड बंदर जो साइकिल चलाता हुआ उस स्कूल की तरफ आ रहा था। हमने उस साइकिल को देखा, वहां जीपीएस के सिग्नल आ रहे थे। शरीर में जितने जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस डाले गए थे सारे शरीर से निकालकर एक लिफाफे में डाल दिए गए थे जो साइकिल से टांगे हुए थे। 6 जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। वो कातिल जानता था शरीर में जीपीएस होगा और इतनी जल्दी उसे निकाल भी लिया और यहाँ साइकिल में डालकर उस बंदर को बिठाकर आगे भेज दिया। स्मिथ की टांगें कांप रही थी और मेरे शरीर में जैसे जान खत्म हो गई थी। कैसे इसने कैसे कर लिया? मैं वहाँ उस जंगल के करीब ही था, मेरे करीब ही वो साइकिल पहुँचा और ये सब कैसे कर लिया उसने? मैं जान ही नहीं पाया था। वो बच्चा कहाँ गया?
हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी पुलिस की। उस जंगल को भी घेर लिया गया लेकिन बच्चा ढूंढा नहीं गया। इसके बाद डिटेक्टिव स्मिथ पागलों की जैसे हरकतें कर रहे थे। उन्हें अपना बच्चा जिंदा चाहिए था। वो मेरे पांव पड़ रहे थे। कभी तो वो जंगल की तरफ भाग जाते, कभी आसमान में गोली चलाने लगते, वो चीखे मारने लगते। पागलों जैसे हो गए थे और शायद मैं भी पागलों जैसा हो गया था। वो कातिल अपने आखिरी बच्चे को भी उठाकर ले गया था। उसे पकड़ना होगा, उसे पकड़ना होगा, कुछ भी करो उसे पकड़ना होगा। तभी डिटेक्टिव स्मिथ मुझे एक कोने में ले गए। डिटेक्टिव स्मिथ मुझसे अकेले में कहने लगे थे, मुझे शक है इसमें एक ही इंसान नहीं है, ये ग्रुप है, ये 8 से 10 लोग हो सकते हैं। और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा शक किस पर है? मैंने कहा किस पर है? उसने कहा हमारे साथ काम करने वाले पुलिस वाले। उस समय भी ऐसे कई पुलिस वाले थे जिन पर मुझे शक हो रहा था। मुझे लगता है कोई इतना ज़्यादा पैसे वाला है जो पुलिस वालों को अपने साथ काम करवा रहा है और वो इन कत्लों को अंजाम देकर बाद में गायब हो जाता है और पुलिस वाले भी चुप रहते हैं क्योंकि खुद नहीं फंसना चाहते। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। डिटेक्टिव स्मिथ सच में उन पुलिस वालों की तरफ इस तरह से देख रहे थे और वो कह रहे थे, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है। अब इस केस में आज सिर्फ हम दोनों ही ढूंढेंगे और ये किसी को नहीं बताएंगे किस पर शक है। ये बात हम अपने तक रखेंगे। यकीनन कोई ना कोई खबर उस कातिल तक पहुंचा रहा है, कोई उसकी मदद तो कर रहा है। वो हम में से एक भी हो सकता है। यहाँ वो पुलिस वालों को ही सब कुछ पता होता है और वो कातिल उन सबूतों को मिटा भी देता है। वो जानता है हम किस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए उसने उस बिजनेसमैन को फंसाया। हमें उस पर शक है, वो जानता था, इसीलिए उसके घर के अंदर उसने उस नुकीली चीज को, उस कपड़े को फेंका, जबकि कातिल वो बिजनेसमैन नहीं था। स्मिथ की बातों पर मैं यकीन कर रहा था। उसके बाद स्मिथ मुझे वहां उस पुलिस स्टेशन से दूर ले आए। बाकी पुलिस वाले अपनी तरह से बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव स्मिथ जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे उस फाइल को खंगालने लगे और कहने लगे, मेरे बच्चे के पास एक और चीज है, मेरे बेटे के पास एक और चीज है जिससे उसे ट्रैक किया जा सकता है। मैं हैरान सा हो गया था। कौन सी? तो उसने कहा, मैंने जानबूझकर उसकी चप्पल के नीचे एक और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया था। उसे मैं अपने लैपटॉप से ही ट्रैक कर सकता हूं। इसके बारे में मैंने पुलिस को भी नहीं बताया था। मुझे पहले से शक था और माफ करना, मुझे तुम पर भी शक था, इसीलिए मैं उसे ढूंढने की अब कोशिश करता हूं। जैसे ही डिटेक्टिव स्मिथ ने वो लैपटॉप खोला, उस जीपीएस से सिग्नल आ रहे थे और मेरी और डिटेक्टिव स्मिथ की आंखें चमक गई। हमने अपनी गन लोड कर ली और उस गाड़ी से निकल पड़े बिना किसी को बताए उस तरफ। जैसे जैसे उस लोकेशन तक हम पहुंच रहे थे, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हम पूरी तैयारी कर रहे थे कि चाहे हमें कुछ हो जाए, लेकिन डिटेक्टिव स्मिथ के बच्चे को बचाना ही है। ये जगह थी जंगल के बीच में बनी हुई एक झोंपड़ी सी, दूर से ही नजर आ गई थी हमें। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते गए, हमें लगता गया कि यही है उसका बेटा। ऐसी खुफिया जगह पर ही छिपाया जा सकता है। वहां दूर ही गाड़ी लगा दी और छिपते छिपते उस घर की तरफ बढ़ने लगे। केस जैसे सॉल्व होने वाला था। मैं चाहता था उस कातिल को यहीं पर पकड़ें और अपने हाथ से गोलियां उसके शरीर के अंदर डालना चाहता था। मैं उस झोंपड़े के पास पहुंचकर बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। उसके अंदर देखा नहीं जा सकता था, काले रंग के पर्दे लगाए हुए थे। डिटेक्टिव स्मिथ मुझे इशारा करने लगे, इसी के अंदर होगा। जल्दी से हमने उस दरवाजे को तोड़ दिया। उस दरवाजे को तोड़ते ही अंदर एक एक करके कमरे में जाने लगे, लेकिन किसी कमरे में डिटेक्टिव स्मिथ का बेटा नहीं था। हमारी आंखों के आगे जैसे अंधेरा आने लगा था, जैसे वो कातिल अब भी एक कदम आगे था। लैपटॉप में वो लोकेशन यहीं की आ रही थी, लेकिन इस घर में तो कुछ नहीं था। डिटेक्टिव स्मिथ कहे जा रहे थे, शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा, शायद उस कातिल ने उस चप्पल को यहाँ पर फेंका होगा हमें फंसाने के लिए, यहाँ तो कुछ नहीं। लेकिन मैंने कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, आपने किसी को नहीं बताया, शक की गुंजाइश है ही नहीं। आपका बेटा है तो इस घर में ही, ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां हम हर तरफ ढूंढते गए, लेकिन उस घर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा कुत्ते का घर बनाया हुआ था, लेकिन उसका आकार थोड़ा बड़ा था।
उसके करीब जाते ही हमने अंदर देखा कोई कुत्ता नहीं था, लेकिन अंदर सफाई भी बहुत ज़्यादा की हुई थी। हाथ लगाया, एक तरफ कुंडा हाथ लगा, खींचा, ये दरवाज़ा था। कुत्ते का छोटा सा बनाया हुआ घर जिसमें बेसमेंट भी थी, नीचे जाने का रास्ता। मैं और डिटेक्टिव स्मिथ की आंखें चमक गईं और हम दोनों उस रास्ते से नीचे उतर पड़े। हमारे हाथ में कोई टॉर्च नहीं थी, हमारे हाथ में बस मोबाइल थे जिसकी टॉर्च से हम नीचे देख रहे थे। उन सीढ़ियों से उतरते ही बेसमेंट का बड़ा सा कमरा, ये हॉल था। कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन हम बटन ढूंढ रहे थे लाइट के लिए। बंदूक की नोक बिल्कुल सामने थी। जरा सी आवाज आती उस तरफ हम गोलियों से भून देते उस कातिल को। डिटेक्टिव स्मिथ इधर उधर हाथ मारते रहे और अचानक उन्होंने लाइट का बटन ढूंढ लिया। लाइट जलाते ही सामने कुर्सी पर उनका बेटा बांधा गया था, जो हिल रहा था, जिंदा था। हम दोनों बहुत खुश, लेकिन बंदूक को इधर उधर करते रहे। सिर्फ ये हॉल था, आसपास और कोई कमरा नहीं था। वहां डिटेक्टिव स्मिथ के बेटे को जिंदा बांधा गया था, लेकिन कातिल भी आसपास होना चाहिए। जैसे ही हमारी नजरें दीवारों पर पड़ना शुरू हो गई, हमारे होश उड़ते रहे। डिटेक्टिव स्मिथ की कांपती हुई टांगें देखी थी मैंने। सामने दीवार पर जो था उसने डिटेक्टिव स्मिथ को डरा कर रख दिया था। सामने, आप जानना चाहते हो किसकी तस्वीरें थी? मेरी तस्वीरें, मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, मेरी अलग अलग जगह पर घूमते हुए खींची हुई फोटोज। वहां भरी पड़ी थी वो दीवार, सजा रखी थी मैंने। मुझे घूमना पसंद है, तस्वीरें खिंचाना पसंद है, लेकिन मैं उसे अपने घर में नहीं लगाता, यहां लगाता हूं। इसीलिए तो डिटेक्टिव स्मिथ की टांगें कांप रही थी। कांपती हुई टांगों से उन्होंने हाथ मेरी तरफ किया था। बंदूक की नोक मेरी तरफ होती उससे पहले मैंने गोली चला दी उनके माथे पर। मरा हुआ इंसान किसी को मार नहीं सकता। शायद अब आपको भी सच्चाई बताने का समय आ गया है। मैं अपने माँ बाप को क्यों मार पाया? क्योंकि वो मेरे माँ बाप थे ही नहीं। मैं 500 सालों से जिंदा हूँ, मुझे शरीर बदलना आता है। उस समय भी मैंने 4 बच्चों की बलि दी थी। ये काले जादू की तंत्र विद्या है जिससे 4 बच्चों की बलि दी जाती है और 5वें की आत्मा शरीर से अलग की जाती है। सामने डिटेक्टिव स्मिथ का बेटा, इसकी भी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है, इसीलिए जिंदा लाश की तरह बस बैठा हुआ है। अब कुछ समय बाद मैं इस शरीर को खत्म करूंगा और इस आत्मा को डिटेक्टिव स्मिथ के बेटे के शरीर में डाल दूंगा, जैसे उस समय किया था मैंने। मैं ही था वो कातिल जिसने अपने शरीर के टुकड़े अपने हाथों से किए थे। मैंने वाल्टर के माता पिता को मारा, उसके बाद अपने शरीर के टुकड़े किए। अंतिम टुकड़ा उस तलवार से अपनी गर्दन को काटा था और फिर मेरी आत्मा वाल्टर के शरीर में और ये शरीर मेरा हुआ। अब मुझे इस शरीर को छोड़ने का भी मन कर रहा है, इसीलिए 4 बच्चों की बलि दे चुका हूं। 5वां शरीर सामने पड़ा है। मैं एक एक करके इस शरीर का भी हिस्से करूंगा। मैं इस शरीर को काटूंगा, दर्द नहीं होगा मुझे, यही तो ज्ञान होता है। सामने पड़े उस छोटे से तेज धार हथियार से टांगें बाजू काटी मैंने और अंत में अपना गला कटते ही मेरी आत्मा पहुंच गई डिटेक्टिव स्मिथ के बेटे के शरीर में। जॉनथन, मेरा नाम जॉनथन है। बचपन से ही मुझे खेलने का बहुत शौक है। मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है, लेकिन मेरी आंखों पर इस समय पट्टी बंधी हुई है, मेरे मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई है। 3 घंटे बाद वहां पर पुलिस वाले पहुंच ही गए थे। वो वहां वाल्टर
और डिटेक्टिव स्मिथ की गाड़ी को पहचान कर पहुंचे थे और यहाँ नीचे तक आ गए। उन्होंने मुझे छुड़ाया। मेरे पिता डिटेक्टिव स्मिथ। किसने मारा उन्हें? हर पुलिस वाला कह रहा है कि वाल्टर वो थे असली कातिल। बहुत समय पहले उन्होंने अपने माँ बाप को भी मारा था। इस बार भी उन्होंने 4 बच्चों को तो मार दिया, लेकिन मैं जिंदा बच गया। मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया गया था। मैं पुलिस वालों से कह रहा था, मुझे नहीं लगता वाल्टर ने मेरे पिता को मारा। मुझे लगता है कातिल अब भी जिंदा है। वो कह रहे थे, नहीं, कातिल जिंदा नहीं है, कातिल मारा जा चुका है। वाल्टर ही थे। सारे सबूत इस घर में, इस बेसमेंट में मिल चुके थे जो वाल्टर को फंसा सकते थे। मैं बदला लूंगा, कातिल से बदला लूंगा। अगर कोई समझ पाया कातिल है कौन। मैं 500 सालों से जिंदा हूँ। मुझे बलि देनी पड़ती है 4 बच्चों की, और शायद ये सीरियल किलर जिंदा रहेगा। यकीन कीजिए, हर कहानी की एंडिंग अच्छी नहीं होती।